हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र, दृष्टि, करंट अफेयर्स जो कि यारो और पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा परिदृश्य कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ है कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा उत्तर प्रदेश में। तो मथुरा जिले में जो है ये वृंदावन में होगा। कहाँ पर? मथुरा जिला वृंदावन में। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। किसने? राजनाथ सिंह ने। कहा? मथुरा जिले वृंदावन में। ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल है, जो कि बजट में आप पढ़ते आ रहे हो कि 100 सैनिक स्कूल स्थापना की बात की जा रही, तो उसी के तहत ये स्कूल खोला जाएगा सैनिक। और आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की जो परंपरा है उत्तर प्रदेश से वर्ष 1960 ईस्वी में शुरू हुई थी। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद की कार्यकाल में लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया था। ये जो बात की गई है कहाँ पर होगा? यह मथुरा जिले में होगा, वृंदावन में। अगला फैक्ट है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो अयोध्या धाम जो अयोध्या रेलवे स्टेशन रहा, इसका नाम है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन किया मोदी ने। और साथ ही वहाँ पर जो है नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें कि दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी है। तो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कौन? दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस है। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए जो हवाई अड्डा है अयोध्या का, तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवनिर्मित राम मंदिर, जो श्री राम मंदिर आज 22 जनवरी को आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। तो उस मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 4 नवनिर्मित विकसित सड़कों जैसे कि रामपथ, 4 भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि का भी उद्घाटन किया। तो राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, ये सब कहाँ होगा? आपका अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि पथ। अगला फैक्ट है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम, तो काशी तमिल संगमम उत्तर प्रदेश में आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। तो काशी से आप लगा दे जाएंगे, काशी से वाराणसी हो जाएगा। प्रथम तो काशी तमिल संगमम हुआ था, वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। नमो घाट, तो ये 2023 का 2 दिसंबर में रहा है। ये नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोदी ने किया था। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय जैसे कि संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास और यहीं पर काशी की जो बात की गई, तो यहाँ पर जो BHU IIT है यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसको कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। तो काशी तमिल संगमम के लिए क्या रहा है? BHU रहा है एजेंसी। तो मंत्रालय यहाँ पर देख पा रहे हैं, संस्कृति ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, ये सभी जो है जिस सहयोग से रहा है। तो कहाँ पर हुआ है? नमो घाट वाराणसी में जो है तमिल संगमम का उद्घाटन मोदी ने किया था। अगला न्यूज़ है आपका स्वर्गीय महामंदिर का उद्घाटन। तो 18 दिसंबर 2023 को मोदी ने वाराणसी में किया है। कहाँ पर होगा ये? वाराणसी में स्वर्गीय महामंदिर 7 मंजिला स्वर्गीय महामंदिर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट की है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारें हैं, इन पर स्वर्गीय के 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इन चित्रों में जरिए जो है उकेरे गए हैं। स्वर्गीय जो महामंदिर है ये संबंधित किसी होगा तो ये भी याद रखना आपको। ये महामंदिर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जो कि वाराणसी में है स्वर्गीय महामंदिर। ये स्वर्गीय जो महामंदिर है संबंधित महर्षि सदाफल देव की शिक्षा, उनके उपदेशों का प्रतीक है। महर्षि सदाफल देव कौन? महर्षि सदाफल देव। ये स्वर्गीय जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता कौन? सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो स्वर्गीय महामंदिर जो है संबंधित जो व्यक्तित्व है सदाफल देव संत है ना। 180 फीट की ऊंचाई है, 7 मंजिला स्वर्गीय महामंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ठीक है, और ध्यान कितने लोग लगा सकते हैं? तो 20,000 से अधिक लोग। ठीक है, कितना? 20,000 मोर देन। अगला है आपका लेक क्वीन क्रूज। तो लेक क्वीन जो क्रूज है ये कहाँ पर होगा? तो यह गोरखपुर स्थित जो रामगढ़ताल लेक है, तो रामगढ़ताल में होगा लेक क्वीन क्रूज। ठीक है, तो कहाँ पर होगा दोस्तों? गोरखपुर में। अगला है आपका 42वां रामायण मेला। कौन सा? 42वां रामायण मेला है, यह कहाँ पर होता है? तो रामायण मेला आपका लगता है कहाँ पर? अयोध्या में। 42वां रामायण मेला रहा है और अयोध्या में रामायण मेले की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1982 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने इसकी शुरुआत की थी। तो वर्ष 2023 का 42वां रामायण मेला रहा है, कहाँ होता है? अयोध्या में। रामायण क्रूज सेवा कहाँ पर होगी? तो ये अयोध्या में होगी और इसकी जो
यह अध्यक्षता रहा मनसुख मांडविया ने किया था। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है रामायण क्रूज सेवा, तो रामायण से आप चले जाएंगे अयोध्या। याद रखिएगा मनसुख मांडविया रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आपको मालूम ही होगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक जो है वो पारित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य जो प्रमुख नदियां हैं कुल मिलाकर जो है कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 11। आगे बढ़ते हैं। जो तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही आप देखिए आपकी एग्जाम के लिए। अगला पूछ लिया जाएगा कि भारत देश का पहला जो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पर? सहारनपुर में। ठीक है, तो सहारनपुर में होगा, यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। सहारनपुर जो स्थित IIT रुड़की परिसर है वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा भारत देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। कहाँ पर दोस्त होगा? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, IIT रुड़की परिसर में। अगला है GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो सर्वाधिक GI टैग जो प्राप्त किया है वह जो है अभी तक तमिलनाडु है। कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो राज्य है GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो DI टैग मिला है वह तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और एक न्यूज़ आप जानते हैं कि एक ही दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन बना? वह उत्तराखंड रहा है। एक ही दिन में कितने? 18 GI टैग मिले थे। ठीक है, तो उत्तराखंड रहा है। सर्वाधिक में देखा जाएगा तो तमिलनाडु नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो हाल ही में जो 4 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया वो कौन से हैं? तो बागपत का है, बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, तो ढोलक के लिए अमरोहा, कालपी का हस्त निर्मित कागज है और बाराबंकी हैंडलूम को GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। अगला दिया गया है कांगड़ा चाय। तो हाल ही में जो कांगड़ा चाय को GI टैग प्राप्त हुआ है किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के, जो यूरोपियन आयोग है। ठीक है, तो यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी चाय कौन सी? कांगड़ा। तो कांगड़ा चाय को जो है इसको संरक्षित भौगोलिक संकेत दिया गया है यूरोपीय आयोग के द्वारा। तो कांगड़ा चाय ऑलरेडी जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको 2005 में ही जो है GI टैग प्रदान कर दिया गया था, लेकिन अब यूरोपीय आयोग ने 2023 अप्रैल में जो है इसको संरक्षित भौगोलिक संकेत जो है प्रदान किया है। तो आपसे पूछ लेंगे हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को यूरोपीय आयोग द्वारा जो है संरक्षित भौगोलिक संकेत दिया गया है, प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय है। ऑलरेडी इसको हिमाचल प्रदेश ने पहले ही दे दिया था 2005 में ही। तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है अयोध्या के संदर्भ में। तो राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप। कितने दोस्तों? 22,23,000। ठीक है, तो 22,23 है, 22 लाख हो जाएगा 23,000, तो 22,23। तो 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या शोध संस्थान जो कि 1986 में स्थापित किया गया था, इसका विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। तो अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित रहा। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी? अयोध्या। जब संग्रहालय की बात आ रही है तो आपने ये भी देखा होगा राष्ट्रीय परिदृश्य में कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय होगा वह घोषणा किया है प्रधानमंत्री ने कि राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये तथ्य रहे हैं। अयोध्या शोध संस्थान 1986 स्थापित भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय अयोध्या में है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया यह 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके। आगे बढ़ते हैं। अगला है तथ्य सौम्या माथुर से संबंधित। तो 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के पद में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में। तो रेलवे कौन सा? पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में जो है ये पहली महिला, कौन? पहली महिला महाप्रबंधक है। नाम है इनका सौम्या माथुर। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में स्थित है। अगली न्यूज़ है, पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है जनजातीय संग्रहालय होगा? तो यह मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा? आपसे पूछ लेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जनजातीय संग्रहालय कहाँ नहीं होगा? इन 3 जिलों में से एक जिला ऑप्शन में और डाल देंगे, तो ऐसे भी हो सकता है।
तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में जो होगा वो तरेला पांडे ग्राम में, सोनभद्र के ग्राम महारकुंडी और महाराजगंज का जो कुंसरेवा ग्राम है, ये संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। कहाँ होगा प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय दोस्त? तो मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। अगली न्यूज़ है 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया और यहाँ पर बात की गई कि गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की बात की गई, गोंडा में, मिर्जापुर में और मुरादाबाद में। तो पाटेश्वरी देवी जो होंगी गोंडा में, विंध्यवासिनी मिर्जापुर में और मुरादाबाद में होगा। इसकी अतिरिक्त जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की गई तो उत्तर प्रदेश का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम है, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 है। तो ये भी याद रखो, पूछ लें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम कब है? तो 1973 है, प्राइवेट वाला 2019। तो इस संशोधन के माध्यम से कहा गया कि मथुरा में जो है यश के यश अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो है 4 नए विश्वविद्यालय, केडी विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में होगा। अगली न्यूज़ है कि नव सेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। तो आपको याद रखना है, नव सेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर दोस्त? नवसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य की बात की गई है लखनऊ में। घटनासार में भी आप इसको कवर कर चुके हैं कि सीजी सिटी लखनऊ, जो कि आपका पलेसियो मार्ग जो माल है उसके बगल में होगा सीजी सिटी में। तो यह जो संग्रहालय है ये आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। लखनऊ में होगा तो गोमती नदी संबंधित है, तो आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। इसमें जो संग्रहालय का जो हिस्सा होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो INS गोमती है। तो इंडियन INS है ना, INS, जैसे कि न्यूज़ में आप पढ़े होंगे कि जो INS कृपाण है वह जो है गिफ्ट में दे दिया भारत ने किसी को, वियतनाम को दिया है INS कृपाण। तो INS जो गोमती है, इंडियन नेवी जो शिप है गोमती, सो संग्रहालय का हिस्सा होगा। इसके अलावा 25 मई 2023 को एक अभियान भी शुरू किया गया, दैट इज समर्थ अभियान। समर्थ अभियान संबंधित किससे है? तो ये 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु संबंधित है समर्थ अभियान। तो केंद्रीय जो मंत्री गिरिराज सिंह हैं, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत जो है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन सा अभियान? समर्थ अभियान, जिसके तहत क्या है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। अगली न्यूज़ है कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर होगा? तो पशु चिकित्सा विज्ञान जो महाविद्यालय है यह गोरखपुर जिले से संबंधित होगा। याद रखिएगा, किस जिले से? गोरखपुर। और बेसिकली जो इस संबद्ध जो किया जाएगा, जो कि आपका मथुरा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर होगा? गोरखपुर में। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मथुरा में है। कहाँ पर दोस्त? मथुरा में। तो क्लोजेस्ट दे देंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट आगरा भी शामिल कर देंगे, तो ध्यान देना है, मथुरा है, मथुरा। तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर होगा? गोरखपुर में, ठीक है। तो मथुरा आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जन्मस्थली है, तो उनका बचपन से ही पशुओं गाय से जो है नाता रहा है। तो इस तरह आप ध्यान लगा ले जाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे कि आगरा है कि मथुरा है ना। तो अब याद रहेगा आपको मथुरा पशु। अगला प्रश्न बन सकता है कि भगवान बुद्ध की जो 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है हाल ही में, ये कहाँ पर? तो ये कौशाम्बी होगा। अगला है कि मिशन महिला सारथी की जो शुरुआत की गई है, मिशन महिला सारथी जो होगा ये बेसिकली जो है जो बस चालक हैं, जिसमें कि महिला चालक होंगी और जो कंडक्टर परिचालक हैं तो उसमें होंगे। तो बसों में चालक और परिचालक जो होंगी वह महिलाएं होंगी। तो महिलाओं से संबंधित है मिशन महिला सारथी, ठीक है। तो महिला यहाँ पर लिखा भी है सारथी। तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा संबंधित होगा, तो यह इसका जो शुभारंभ किया गया है मिशन महिला सारथी की। तो डेट है 22 अक्टूबर 2023। तो मिशन महिला सारथी की स्टार्टिंग जो है वो 22 अक्टूबर 2023 को की गई है अयोध्या जिले से। तो शुभारंभ के टाइम
योगी जी ने जो है 51 साधारण BS4 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मिशन की प्रतीक का अनावरण किया। ठीक है, तो याद रखिएगा मिशन महिला सारथी अयोध्या जिले से 22 अक्टूबर 2023। और बेसिकली मिशन महिला सारथी जो क्या है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, महिलाएं होंगी। अगला फैक्ट है आपका आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस इनके मध्य समझौता हुआ है। तो ब्राज़ील की राजदूत, तो ब्राज़ील की हैं बेसिकली ये अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस जो है ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। तो इनके मध्य जो है समझौता हुआ है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। तो अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस कहाँ की बड़ी कंपनियां? ब्राज़ील कंट्री की। समझौता लखनऊ में हुआ है। तो जो समझौता किया गया है बेसिकली उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए अगली न्यूज़ है आपकी हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो यह अभियान शुरुआत जो हुई है 18 नवंबर 2023 को इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद किसके नेतृत्व में? पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को की गई है। इस अभियान का जो थीम है, विषय है, वह लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। अगला फैक्ट है जो घटनासार में भी आप कवर कर चुके हो कि पहला सोलर जो एक्सप्रेस वे होगा वह किस एक्सप्रेस वे संबंधित है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाना है। इसकी जो क्षमता होगी वह 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। कितना? 550 मेगावाट। तो एक्सप्रेस वे जो होगा संबंधित कौन सा है? तो पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा आपका कौन सा? बुंदेलखंड। बाकी जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है आपको मालूम होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वह कितनी है? तो 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। ठीक है, तो लगभग 296 किलोमीटर लंबाई होगी। और शिलान्यास वगैरह तो 2020 में ही मोदी ने किया था, गोंडा गांव चित्रकूट से कर दिया था और इसका शिलान्यास उद्घाटन भी कर दिया गया है 2022 में, है ना, जुलाई 16 में। तो याद रखना है कि 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो 7 जिले होंगे दोस्त। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो इसका आप देखेंगे छोड़, जैसे कि आपका इटावा से शुरू होगा चित्रकूट धाम तक जाएगा। चित्रकूट धाम जो है बेसिकली जो टूरिज्म है बढ़ावा भी देगा एक्सप्रेस वे। तो 7 जिले याद रखना आपको। ठीक है, इटावा है, कौन सा? इटावा। फिर औरैया, उत्तर से आप शुरू कर लो, फिर औरैया को ले लो आप। ठीक है, इटावा है, औरैया है, औरैया के बाद जालौन, नीचे चले जाओ आप, पहुँचते जाओ जालौन, जालौन के बाद हमीरपुर ले लो आप। जालौन, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर 4 हो गए। फिर बगल में चले जाना महोबा ले लो आप, और महोबा फिर बांदा, बांदा है, महोबा हो गया, बांदा हो गया, बस चित्रकूट पहुंच गए आप। चित्रकूट। तो 7 जिले हैं दोस्त। कौन कौन से होंगे? तो इटावा से शुरू करना, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा होते हुए चित्रकूट धाम। तो 7 जिले हैं। पढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है कि जो परिषदीय जो विद्यालय हैं, है ना, परिषदीय विद्यालय में जो स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में जो है प्रदेश का पहला जिला जो बना है वह बरेली है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन करने वाला रहा? यह बरेली है, प्रदेश का पहला जिला। कौन सा? बरेली। उत्तर प्रदेश के इस शहर में जो है एक कॉरिडोर है, नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो पूछ लेंगे कि नाथ कॉरिडोर जो डेवलप होगा उत्तर प्रदेश की किस जिले से संबंधित है? बरेली। साथ ही साथ अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिरों को भी जोड़कर बनाया जाएगा यह कॉरिडोर। तो आप यूपी स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई कि मणिनाथ मंदिर, तपेश्वरनाथ, अलखनाथ, वैसे छोटे छोटे जो होते मिल जाते नाम से, लेकिन जो विशेष मंदिर होंगे विशेष, ठीक है, तो अलखनाथ मंदिर आपको बरेली है। जब नाथ है तो भैया शिव मतलब कि भगवान शंकर होंगे, तो भगवान शिव को समर्पित है। तो नाथ कॉरिडोर होगा जो कहाँ पर? बरेली में। अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़कर बनाया जाएगा नाथ कॉरिडोर। कहाँ? बरेली में। चलिए अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम वक्स सिंह की जो है
अश्वरही प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो यह उन्नाव है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उन्नाव। और उन्नाव में आप क्या पढ़ते हो? नवाबगंज पश्चिम बिहार सबसे पुराना आपका। आप यहाँ पर देखिए भदोही, भदोही संबंधित क्या फैक्ट है कि 45वां जो अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ हुआ है, तो कालीन है तो कालीन भदोही के लिए है, आप इसको लगा ही ले जाएंगे। तो कौन सा है ये? 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला है, कहाँ पर? भदोही में संपन्न हुआ। तो कालीन से आप भदोही चले ही जाएंगे। अगला है आपका गाजियाबाद से संबंध। तो भारत ड्रोन शक्ति है, तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जो कि अपनी तरह की यह पहली ड्रोन प्रदर्शनी है। तो भारत के ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन रहा है वो कहाँ पर किया गया है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्त? गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना स्टेशन में जो है ये किया गया है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल भी किया गया है। यह विमान जो होगा वो ES-748 एरो विमान की जगह लेगा। मनसुख मांडविया द्वारा इस शहर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसके लिए? तो भारतीय जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI के लिए। तो FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? यह वाराणसी में किया गया है। 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। शादी उत्तर प्रदेश में बनारस में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो है शिलान्यास भी किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है बनारस का, यहाँ पर 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला है। कितने? 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला है। देश का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की जो है झलक देखने को मिलेगी। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पुष्कराल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो बनारस में ही किया गया है पुष्कराल उत्सव। पुष्कराल उत्सव तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध उत्सव है और इस पुष्कराल उत्सव को जो है गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु है ये पुष्कराल उत्सव। अगला है आपका बंधन योजना है। तो बंधन योजना किस लिए है? तो ये बंधन योजना जो है 10 अक्टूबर 2023 को अनुमोदित की गई है। प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना व अन्य सुविधाओं के विकास हेतु है ये वंदन योजना। ठीक है, तो सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक जो महत्व के स्थल उनकी स्थापना और विकास से संबंधित है वंदन योजना। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना की जो है बात की गई है। तो याद रखिए वंदन योजना का संबंध किससे है? तो ये प्रदेश में जो सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल स्थापना व सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित है। अगला फैक्ट है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है। तो इस परियोजना का लोकार्पण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। कितनी? 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन। अगला है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है रोबोटिक और प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन के द्वारा जो है जो नाइलिट है गोरखपुर में जो है इस लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में, तो यह गोरखपुर में है। अगला फैक्ट है कि अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तो वाराणसी विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है BHU IIT है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपल रेट टीम द्वारा विकसित की गई है। तो अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए याद रखिएगा IIT BHU जो है संबंधित है, जो कि घटनासार में ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं ऑनलाइनर में भी। अगला है आपका आगरा। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव कहाँ के लिए किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का जो प्रस्ताव दिया गया है आपको ऑप्शन में मिल सकता है आगरा, मेरठ। तो आप आगरा लगाइएगा। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोली जाएगी? आगरा में। और वैसे आप अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान आप जानते हो कहाँ पर? लीमा पेरू में है। और भारत का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में है। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो वायुसेना दिवस परेड और वायुसेना प्रदर्शन यानी फ्लाई पास्ट का आयोजन जो किया गया वह प्रयागराज में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई है।
तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस लिए है? तो मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु है। तो योजना का जो पहला चरण होगा, सरकार कह रही है कि 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को ये सब्सिडी प्रदान करेगी। 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी 3 चरणों में होगी। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना 10 मंडल मुख्यालय दैट अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। योजना मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु शुरू की गई है और इस योजना में जो है कहा गया है कि 25 दुधारू गायों की जो 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थी होंगे उनको सब्सिडी प्रदान की जाएगी पहले चरण में। अगला है आपका आकांक्षी नगर योजना। तो आकांक्षी नगर योजना शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश है और वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023। आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक है, इसमें संशोधन किया गया है। मतलब ये जो विधेयक है, नया विधेयक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक है 2023। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव के लिए है। यह आयोग एक नियमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। ठीक है, तो ये तो आप कर ही ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ लेगा कि गांडीव जो 5 है, गांडीव 5 ये है क्या? तो बेसिकली इसका आयोजन जो एक संयुक्त अभ्यास है और ये संयुक्त अभ्यास का आयोजन लखनऊ में किया गया था। पुलिस जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो गांडीव 5 का संबंध क्या है? तो ये एक संयुक्त अभ्यास है और जो NSG है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो है संयुक्त अभ्यास रहा है, जो कि आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया अभ्यास रहा है। तो गांडीव 5 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में। हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है पुलिस का होगा लखनऊ में। ठीक है, तो NSG उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसके साथ किया गया था संयुक्त रूप से अभ्यास? ये NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ। अगला है व्यापारी कल्याण दिवस है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हर साल जो है 29 जून को यह दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा, व्यापारी कल्याण दिवस। बाकी 29 जून को आप पढ़ते हो कि जो प्रसिद्ध आपके सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में जो रहे हैं आपके PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस, PC यानी प्रसाद चंद्र जो महालनोबिस रहे, उन्हीं की जो है जयंती पर ये जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हो आप। 29 जून को हर साल मनाया जाता है। जून के बाद जुलाई आता है, तो हर साल 29 जुलाई को आप टाइगर दिवस भी मनाते हो। तो यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की बात की 29 जून को, और 29 जून को नेशनल लेवल पर क्या होता है? तो या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पूछ लेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, किस राज्य में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क होगा? वेद वन पार्क। कहाँ पर होगा? तो यह उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश की नोएडा में वेद वन पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है जुलाई 2023 में, क्योंकि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क होगा वेद वन पार्क। अगला फैक्ट है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया गया है 5 कवियों को उत्तर प्रदेश के। तो नीरज गोपाल दास यानी गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान जो दिया जाता है यह उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान तो यूपी स्पेशल के परपेक्स में आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का लोकेशन आपको लखनऊ मिलेगा, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो वर्ष होगा 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1994 में। भाषा जो आपका पढ़ते हो पॉलिटी में, संविधान में जो आपका शेड्यूल 8 है, 8वीं अनुसूची है जो आपकी भाषा से संबंधित है, जहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं। और भाषाओं से संबंधित जो अमेंडमेंट रहा है लेटेस्ट, वो एग्जाम में आपसे पूछा गया था पिछली बार ARO के पेपर में। ठीक है, तो गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान जो है 5 कवियों को प्रदान किया गया है, या उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। तो इसमें जो चयनित है पंकज प्रसून है, इसके लिए दिया गया है। तो तब गीतों ने साथ निभाया के लिए डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह है, तो ये प्रभांशु कुमार को। मैं निशा हूँ, किसको दिया गया है? निशा सिंह नवल को। उलझता छबिजाल तुम्हारा,
इसके लिए कृष्ण कुमार कनक को दिया गया है। एक समंदर गहरा भीतर वेदमित्र शुक्ल को। तो निशा सिंह नवल को याद रखिए, मैं निशा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ओबराडी तापीय परियोजना है। तो ये कितने मेगावाट क्षमता का है? तो ये 2 होंगे इसके, तो 800 मेगावाट का होगा। तो टोटल जो क्षमता है 1600 मेगावाट की परियोजना वाली स्थापना की गई है। ठीक है, तो हो गया भाई 1600 मेगावाट की ओबराडी तापीय परियोजना। तो ओबरा आप पढ़ते हो सोनभद्र चले जाना, जिला पूछ लेगा ओबराडी तापीय परियोजना कहाँ, तो सोनभद्र लगाइएगा। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारिता की संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है किया जाएगा। मेजा ऊर्जा निगम जो प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा परियोजना की जो 70% अंश का वित्त पोषण वो वित्तीय संस्थानों से, बाकी जो 30% बचता है वो जो है एनटीपीसी और जो है राज्य सरकार जो है आधा आधा अपना देगी। तो ओबराडी तापीय परियोजना याद रखिएगा, एनटीपीसी प्लस उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड है। और इन दोनों की संयुक्त जो उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, ये संबंधित याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओबराडी तापीय कहाँ होगा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। आगे अगला फैक्ट है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। पहला यूपी, तो उत्तर प्रदेश का पहला जो इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 रहा है, कहाँ पर किया गया? तो यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। तो पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इस ट्रेड शो का जो मुख्य उद्देश्य वो है राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना। तो ट्रेड है, ट्रेड से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला है आपका उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। तो ये अध्यादेश लाया क्यों गया? मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इस अध्यादेश में जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, इसको जो है राज्य विश्वविद्यालय के रूप में जो है प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी रही है जो आपकी जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, आप देखते होंगे इनको अक्सर न्यूज़ में। तो आप पढ़ते भी हैं यूपी स्पेशल में कि भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय विकलांग या उत्तर प्रदेश भारत का ही है ना। तो वो आपका कहाँ पर है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है। तो यही जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 2001 में। तो ये अब प्राइवेट, अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको जो है दे जाने की बात कर दी गई। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश की तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला फैक्ट है ललितपुर से कि उत्तर प्रदेश में पहला जो फार्मा पार्क की स्थापना की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो फार्मा पार्क होगा बुंदेलखंड में स्थित ललितपुर में होगा। कहाँ पर? ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर होगा दोस्त? ललितपुर में होगा। अगला है आजमगढ़ से संबंधित तथ्य है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा एक है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया या किसने किया? तो जिला आजमगढ़ है और आ से आजमगढ़, आ से अमित शाह याद रखिएगा। साथ ही साथ जो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय है तो हरिहरपुर घराना से संबंधित रहे कौन कौन से व्यक्ति, इनको भी याद रखना है। पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल, तो छन्नूलाल मिश्र पूछ लिया जाए, अंबिका मिश्र पूछ लिया जाए, या डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र पूछ लिया जाए। और आपसे पूछ लिया जाए लखनऊ घराना, बनारस घराना, इटावा घराना या हरिहरपुर घराना, निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व है किस घराने से संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा हरिहरपुर घराना से संबंधित है। तो उन्हीं से संबंधित यह हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास आजमगढ़ में किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला है आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन है। तो दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत 6 जून 2023 को की गई है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। तो हालिया रिपोर्ट में भी आया है कि दुग्ध उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मांस उत्पादन में नंबर 1 है, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, ऊन के उत्पादन में राजस्थान है। तो जो वो एग्रीकल्चर वाला जो वीडियो पहला दिया गया था उसको आप कवर कर लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा और कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर वाला डाटा आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस है, क्योंकि यारों में पूछता जरूर है। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, कौन सी योजना है? मातृभूमि योजना। तो मातृभूमि से ही आपको मालूम चल गया होगा।
तो मातृभूमि योजना की शुरुआत जो की गई है उत्तर प्रदेश, 2 जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें खास बात क्या है, तो खास बात इसके तथ्य जो दिए गए हैं कि लखनऊ में तो योजना शुरू ही हुई है, बाबा जी ने अपना शुरू किया है। प्रारंभ में जो योजना है ये ग्राम सभा में लागू की जाएगी, फिर बाद में शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। क्या है ये, तो इस योजना के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के सभी जो मूल निवासी हैं, जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी, यानी देश में या विदेश में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में अगर सक्षम हैं, उनके पास है करोड़ों अरबों, तो अपना वो इच्छुक जो है इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो सरकार उन्हीं के लिए बोल रही है कि मातृभूमि योजना तुम्हारे लिए है। 2 जून 2023 को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब अगर आप इच्छुक हैं, देश या विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में अगर सक्षम हैं और इच्छुक हैं, तो सहभागी बन सकते हैं। आइए, आपका स्वागत है। इसमें हम क्या करेंगे, लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% जो धनराशि है वो उपलब्ध करानी होगी। मान लीजिए किसी का विकास कर रहे हैं और 100 करोड़ वहाँ पर लग रहा है, तो 100 करोड़ में आप 60 करोड़ जो है आप अपनी तरफ से लगाइए, बाकी 40% जो है देगी। जबकि जो जमीन व लागत की 40% धनराशि है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आप विकास करवा दें, फिर वहाँ पर जो शिलान्यास वगैरह होता है, शिला पट्टिका जो होगा, उद्घाटन वहाँ लिख देते हैं ना नेता मंत्री, इस तारीख को इतना उद्घाटन किया गया इनके, तो वहाँ आप अपनी मर्जी से जो है शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों की सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे। तो अगर आप इतना सक्षम हैं, इतना है आपके पास, तो आप विकास करिए। सरकार उसमें जो है क्या है, सहयोग करेगी। मातृभूमि योजना किससे संबंधित है, तो पहले ये गाँव में जो है लागू की जाएगी, फिर बाद में जो है शहरों में भी लागू होगा। तो ग्रामीण विकास व क्षेत्र संबंधित योजना है। आगे बढ़ते हैं, रेशियो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के मध्य समझौता किया है। नाम दक्षिण कोरिया वालों का अजीब, अपने यहाँ ठीक है, रामपुर श्यामपुर, आगे तो ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत है ना, तो इसके मध्य समझौता हुआ है। समझौता है क्या, ये समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक-डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंगसांगबुक-डो स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित हुआ है। तो याद रखिए, ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता हुआ है। ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत जो होगा किससे संबंधित होगा, तो याद रखिएगा, नेपाल दे देंगे, नाम भी वैसे रहेगा, भूटान दे देंगे, दक्षिण कोरिया, तो याद रख लीजिएगा दक्षिण कोरिया। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, तो पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आपको राज्य मालूम होना चाहिए। राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला फैक्ट है स्कूल चलो अभियान 2023 है। वैसे स्कूल चलो अभियान का जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब हुआ था प्रदेश में उत्तर, तो उत्तर प्रदेश में यूपी में जो स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ है यह 1 जुलाई 2017 से इसको शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2017, इसी दिन जीएसटी भी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को हर साल आप जीएसटी दिवस भी मनाते हो। 2017 में ही आई थी जीएसटी। हाँ, तो स्कूल चलो अभियान 2023 है। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। इसी दिन जो है विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया है। तो स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कब हुआ है दोस्त, 1 अप्रैल 2023 को। यूपी की बात की जाए, अगर केंद्र की बात करोगे तो जो 15 वित्त आयोग रहा है 2021-22 से कहा गया है कि 2021-22 से जो है बताया गया 2025-26 तक जो है रहेगा मिशन शक्ति। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का जो शुभारंभ है, बाबा जी उस समय गए थे अपने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो डेट रहा है 17 अक्टूबर 2020। 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर जिले से उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद अब जो है 2023 में 14 अक्टूबर 2023 को चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया योगी जी के द्वारा। तो चौथा चरण चल रहा मिशन शक्ति का, समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति कब स्टार्ट हुई है, 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर से
स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल 2023, उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017। विशेष रोग संचार नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल 2023। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी मिशन शक्ति के अंतर्गत है, इसका भी शुभारंभ किया गया 1 अप्रैल 2023। बढ़ते हैं आगे। जो स्कूल चलो अभियान है 1 अप्रैल 2023 वाला, इसमें किस बच्चों के लिए है, तो बेसिकली उन छात्र छात्राओं जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक है, क्लास 1 to 8 है। अगला है आपका रेशम कृषि मेला। उत्तर प्रदेश में रेशम कृषि मेले 2023 का आयोजन गोरखपुर में किया गया था। कहाँ पर? गोरखपुर में। बेसिकली उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, जैसे कि सहतूती जो रेशम है, तो रेशम सहतूती गोरखपुर संबंधित है। एरी जो रेशम है ये कानपुर है। टसर जो रेशम है ये सोनभद्र उत्पादन करता है। तो रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्त? गोरखपुर में। इसमें लक्ष्य रख दिया गया कि जो 60 टन रेशम उत्पादन कर रहा है गोरखपुर मंडल, अब इसको बढ़ाकर 610 गुना। तो इतना याद रखो, रेशम कृषि मेला 2023 कहाँ? गोरखपुर। तो आज गोड़ा पड़ाका भी चल रहा है, राम उत्सव चल रहा है, 22 जनवरी है, आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, सुन पा रहे होंगे गोले पड़ाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। वर्ल्ड टीबी समिट 2023 है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 है। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा यह बनारस में हुआ है। कहाँ पर दोस्त? बनारस। तो ये 24 मार्च 2023 को किया गया है। तो हर साल आप जानते हो वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस हर साल आप 24 मार्च को मनाते हो। तो इसी दिन जो है बनारस में जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया था। और वर्ष 2023 का जो थीम रहा है टीबी दिवस का, वो था कि हाँ, यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये तो आप कर ले जाएंगे। टीबी मुक्त पंचायत पहल, ठीक है, तो टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ भी किया गया बनारस उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2022। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन जून 23 में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इससे संबंधित 4 जिले हैं जहां पर आयोजन किया गया। तो ये लखनऊ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल ही है। साथ ही साथ बाबा जी गोरखपुर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका याद करने का तरीका, ठीक है। तो लखनऊ, गोरखपुर, उसके बाद वाराणसी से पीएम मोदी आपकी जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, है ना। और उत्तर प्रदेश लखनऊ, साथ ही आप गौतम बुद्ध नगर को याद रखिएगा। तो लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लखनऊ, बनारस, और गा से गोरखपुर और गा से गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इस तरह थोड़ा दिमाग में रहेगा तो भूलेंगे नहीं। अगला देखिए दोस्त, अगला है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी कहाँ होगी? यूपी में, तो संडीला, हरदोई, ठीक है। तो ये हरदोई के संडीला में जो है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ होगी दोस्त? हरदोई डिस्ट्रिक्ट संडीला में। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है, बर्जर समूह की है। तो याद रखिएगा एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री हरदोई संडीला में। समूह जो संबंधित इससे फैक्ट्री वाला वो है बर्जर समूह, ठीक है। तो बर्जर आप पेंट देखे ही होंगे, है ना, लिखा बर्जर लिखा होता, तो वही है बर्जर समूह का। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 की बात की जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश खेल नीति जो होगी इसकी जो है बेसिकली जो है राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना इसके तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना होगी प्रदेश खेल नीति के तहत। इस नीति के खिलाड़ियों में बताया गया है कि 3 श्रेणियां होंगी इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों की। एक तो जो ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी होंगे, दूसरे जो विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, और तीसरे होंगे जो हाई लेवल उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए जो खेल नीति है उत्तर प्रदेश, इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो प्रारंभिक फंड की बात की गई है। उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। स्पोर्ट नीति को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कालिंजर महोत्सव, कालिंजर महोत्सव को जो है मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यूपी स्पेशल में आप पढ़ते हैं कालिंजर मेला। कालिंजर मेला कहाँ होता है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। तो बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। तो जो कालिंजर महोत्सव रहा है राजकीय महोत्सव के रूप में इसको मान्यता प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। कालिंजर मेला, कालिंजर महोत्सव क्या लगाएंगे आप? बांदा। इमिलिया कोडर गांव है। कौन सा गांव है? इमिलिया कोडर गांव। यह बलरामपुर जिले का है। और ये बेसिकली जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, थारू आबादी वाले गांव का है ये बेसिकली। तो थारू आबादी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा।
तो थारू आबादी वाला गांव है ये, जो कि राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है बलरामपुर जिले में। किस जनजाति से संबंधित होगा? थारू जनजाति संग्रहालय। ठीक है, तो थारू जनजाति से। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5, ये सब छोड़ो, अपना याद इतना रखो कि थारू जनजाति संग्रहालय पूछा जाए या पहला आदिवासी राज्य का पूछा जाए पहला आदिवासी संग्रहालय, तो ये बलरामपुर जिले से संबंधित होगा, याद रखिएगा। गांव है इमिलिया कोडर गांव। ठीक है, और थारू की विशेषता आप जानते हो, दीपावली की शोक दिवस के रूप में मनाते भी हैं बना। और थारू जनजाति वाले लोग कहते हैं किरात वंश हैं, अपने आप को जो महाराणा प्रताप उनके वंशज मानते हैं, समझ रहे हैं आप। थारू तो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, यहाँ हम लोग पटाखे फोड़ते। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। पटाखे की बात कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए भाई अगला आप देखिए, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। जो यह नीति है ये उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 को प्रख्यापित करेगी, उसकी जगह आ जाएगी 2023 नीति। इसका उद्देश्य है कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना, तो 2022 को प्रख्यापित करेगी। आगे बढ़ते हैं, और इस नीति के तहत कहा गया है कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना है उसके संबंध में जो संयंत्र, मशीनरी और तकनीक सिविल कार्य है, इसके लिए जो किया गया व्यय होगा वह 35% है पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा सरकार की ओर से, 35%। और अधिकतम कितना? 5 करोड़ सीमा हो सकती है बस। अगला फैक्ट है सबसे लंबा यानी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शासन समय रहे डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका कार्यकाल बताया गया कि लगभग 345 दिन, तो 365 होता, लगभग 6 साल के आसपास रहे। तो अब इनका रिकॉर्ड गया टूट, तोड़ा किसने? बाबा जी ने अपने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। तो 17 से 22 तक रहे ही 5 साल, अब 24 चल रहा है, अब 22, 5, 27 है ना, वो तो रहेगा। तो रिकॉर्ड गया टूट इनका, किसका? संपूर्णानंद का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले जो सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है लगातार, तो वो डॉक्टर संपूर्णानंद रहे। अगला है श्रेयस हरीश। इनकी क्या बात रही है, न्यूज़ में क्यों रहे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इनको लखनऊ में वैश्विक जो निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर आयोजित रही? लखनऊ। तो यहीं पर जो है श्रेयस हरीश को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित किया। सबसे युवा मोटर बाइक रेसर है ये श्रेयस हरीश, इनको सम्मानित किया गया है। और ये अपने यूपी के नहीं, बेंगलुरु निवासी हैं ये। तो बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय श्रेयस हरीश बेंगलुरु निवासी कर्नाटका से हैं। इनको मोदी जी ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो हुआ था 23 का, कहाँ पर? लखनऊ में, तो उसी में सम्मानित किया गया श्रेयस हरीश को। कौन है ये? सबसे युवा मोटर बाइक रेसर, पहले भारतीय क्वालिफाई करने में विश्व रेस में। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, विश्व रेस में है, सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं। ठीक है, तो श्रेयस है ना, श्रेयस रेस श्रेयस, इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। हुर्र हो गए, हरीश मतलब दौड़ने में, समझ रहे आप। आगे बढ़ते हैं भाई, दौड़ना क्या बोलते, हुर्र हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाशिनकोव हैं, कौन है दोस्त? क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। तो ये है क्या? तो अमेठी स्थित जो कोरबा आयुध फैक्ट्री है, तो उत्तर प्रदेश में कोरबा आयुध फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड आपको मिलेगी? अमेठी में। तो अमेठी में इस आयुध फैक्ट्री में जो है क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर दोस्त? कोरबा आयुध फैक्ट्री, अमेठी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो संयुक्त उपक्रम है भारत प्लस रसिया का होगा, भारत प्लस रूस संयुक्त उपक्रम के तहत है ये। भारत रूस संयुक्त जो जॉइंट वेंचर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए आप, गणतंत्र दिवस 2023। अब भाई अब 2 दिन 4 दिन बाद अपना गणतंत्र दिवस है ही है, 26 जनवरी आ ही रही है। अब आज 22 है, 2 दिन छोड़ दो आप, 2 दिन 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस भी है। ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाइए और लगे रहिए आप एग्जाम के लिए। तो 26 जनवरी को मुख्य जो अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, आप जानते ही पढ़ ही रहे होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप पर। तो यहाँ पर 23 की बात की गई। उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही है, सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस
यानी गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था 2022 में। 23 में जो है ये तीसरा स्थान मिला अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित जो झांकी रही है। अब 26 का होगा तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2024 का पद्म पुरस्कार है 2023। तो मरणोपरांत दिया गया है मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामले में पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मुलायम सिंह यादव को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री पूर्व। तो ये है दिया गया इनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। इसके अलावा और भी है तो इन्हें याद रख लीजिए, इतना बहुत है। इसके अलावा पद्मश्री राधाचरण गुप्ता हैं, दिलशाद हैं, तो ये सब है, ये आप नाम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्हें याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं और यहाँ पर आप रखना तो ये साहित्य और शिक्षा के लिए इनको आप देख लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है पद्मश्री, है ना। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत दिया गया है दोस्त। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम है। तो मोटे अनाज पर जोर ज़्यादा दे रही सरकार, आप जानते हो, मैदा खा के लीवर जो है खराब कर रहे हैं लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम है। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मिलेट्स यानी जोर, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मंडुआ आदि की जो है खेती की प्रसंस्करण बढ़ावा देने हेतु किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम है ना, नवीन योजना का वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से लेकर के 2007 तक संचालित किया जाना है। तो 23, 24, 25, 26, 27 यानी 5 साल की यहाँ पर बात की गई है। इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित जो आकलित व्यय है 186। तो टाइम पीरियड इतना नहीं याद रखो, बस इतना याद रखो, 75 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। 5 सालों के लिए है बेसिकली ये। बाकी मोटे अनाज का आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मोटे अनाज का 2023। 24 को कैमलेट्स के लिए किया गया, ऊँटों के लिए रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बाकी मोटे अनाज में अपने जानते हो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है, बाकी मोटे अनाज में अपने भारत में देखेंगे भाई, डाटा भी पूछता है तो याद रखो, आप लोग वीडियो वाली देख डालो, जो पहला वीडियो दृष्टि घटना चक्राया गया है, ठीक है। मोटे अनाज में कौन सा है? मोटे अनाज में आपका कर्नाटका है, नहीं ध्यान लगा वहाँ राजस्थान ठोके चले आओ एग्जाम में, ठीक है। तो कर्नाटका है, याद रखिएगा। और भारत अपना पूरे विश्व में नंबर 1 ही है मोटे अनाज के उत्पादन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। इसमें दोनों साल का दिया गया, 2020-21 और 21-22 दोनों का। कब? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है हर साल। 24 जनवरी को वर्ष 2018 में पहली बार शुरू किया गया था और इसी दिन आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी लागू हुई थी, स्टार्ट हुई थी 2018 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश पहला दिवस भी मनाया गया। और 24 जनवरी को अगर नेशनल में बात करोगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। तो इसी अवसर पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन्होंने जो है पुरस्कृत किया है, पुरस्कार प्रदान किया रानी लक्ष्मीबाई। तो कुल कितने खिलाड़ियों को यह दिया गया है दोनों वर्षों के लिए? 12 खिलाड़ियों। कितने दोस्तों? 12 खिलाड़ियों को। अब इनमें आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई में तो ठीक है 1-2 नाम दिख जाता है, लेकिन लक्ष्मण पुरस्कार आप देख पा रहे हैं, नाम गिनते गिनते याद रखते रखते कितना याद रखेंगे आप? तो आप एक सरसरी निगाह से देख लो, बाकी याद रख लो। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 को नेहा कश्यप बुशो में और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल में दिया गया है। लेटेस्ट वाला याद रख लो 21-22 वाला, भाई 21-22 पूछ लिया, 20-21 तो 21-22 का याद रख लो, ज़्यादा बहुत इसी को याद रख लो। तरुणा शर्मा जूडो वेटरन वर्ग में और मनीषा भाटी। तो तरुणा मनीषा को दिया गया है 2021-22, रानी लक्ष्मीबाई 20-21 में नेहा और ज्योति को दिया गया है। इसके अलावा लक्ष्मण पुरस्कार में देखेंगे तो राहुल सिंह, है ना। तो इस तरह आप नाम देख सकते हैं, इतने सारे नाम दिए गए हैं। तो टोटल 12 खिलाड़ियों को जो है सम्मान किया गया है, सम्मान दिया गया। आगे देखिए आप, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कौन सा है दोस्तों? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये बेसिकली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए है। तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। राज्य में है कितने? 746। बस इतना फैक्ट याद रख लो। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित है लड़कियों की सुरक्षा से। और ये विद्यालय कौन से होंगे? तो ये राज्य के जो सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनसे संबंधित है। चलिए अगला है वही उत्तर प्रदेश दिवस आ रहा है, छठा रहा है। तो पहला जब 18 में रहा है तो छठा हो ही जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23 छठा रहा है। तो उत्तर प्रदेश दिवस आप जानते हो
इसी के रूप में है, क्योंकि जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था नाम, संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश 1950 में जो है नाम किया गया था। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 रहा, उसके पहले 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया। तो इसीलिए है मनाते हो आप। थीम क्या रही है 2023, अब तो 2024 भी होगा, तो 24 जनवरी को आप थीम भी देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश दिवस की। और साथ ही अगर प्रीवियस 2023 का पूछा जाता है तो यह निवेश और रोजगार था। क्या है? निवेश और रोजगार। आगे बढ़े दोस्तों, अगला है आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम। तो ये दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, किसको? योगी आदित्यनाथ को ये जो है दिया गया है। भूतत्व खनिकर्म विभाग की डॉक्टर सचिव रोशन जैकब ने इनको दिया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड जो है सौंपा है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बस इतना याद रखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम किसको? बाबा जी को, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इसके बाद अब अंतिम पृष्ठ है, अंतिम पेज है, आप देख लीजिए। दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट रहा, तो इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल की बात की गई है। एक जिला एक खेल। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक उत्पाद, दिसंबर 2022 में शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो है थोड़ा चेंज किया गया है कि केंद्र सरकार की में चेंज कर दिया गया कि जो 10 जिलों के खेल हैं इसमें बदलाव कर दिया गया। पहले जब लागू किए तो बोले कि जो मथुरा है ये जूडो के लिए है, तो ये जूडो के लिए नहीं, अब जो बदला गया है इसको आप एक सरसरी निगाह से देखिएगा। और मथुरा होगा कुश्ती के लिए। कुश्ती के लिए क्या होगा? मथुरा। एथलेटिक्स में बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर होंगे। श्रावस्ती को कबड्डी, श्रावस्ती का क्या है? कबड्डी होगा। झांसी का देखेंगे, गोंडा का देखेंगे, लखीमपुर खीरी, इसके लिए हॉकी को चुना गया है। और बहराइच जो होगा वो फुटबॉल के लिए। तो कुश्ती होगी मथुरा में, और एथलेटिक्स में होंगे बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर। और बस्ती में होगी कबड्डी। बस्ती में होगा ना चाहिए, तो श्रावस्ती है, ठीक है, याद रखिएगा श्रावस्ती। तो श्रावस्ती कबड्डी और मथुरा कुश्ती। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात एथलेटिक्स है। और झांसी हॉकी, हॉकी झांसी, झांसी हॉकी है ना। तो गोंडा हॉकी, तो गोंडा हॉकी है, लखीमपुर खीरी हॉकी है। फुटबॉल कहाँ? लखीमपुर खीरी में हॉकी, बहराइच में होगा फुटबॉल। तो ये है परिवर्तित जो है, इनको याद रख लो, इतना ही बहुत। बाकी आप 75 जिलों वाले जो हैं इनको एक सरसरी निगाह से देख लो। मेरे हिसाब से आप इतना ही याद रख लो, जो परिवर्तित वाले हैं इतना ही पर्याप्त होगा। और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका उत्तर प्रदेश परिदृश्य कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।